हेलो बच्चों, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा में। मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आखिरी लेक्चर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड्स के बारे में, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आते ही हैं, एकेडमिक्स में भी पूछ लिए जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो जनरली बुक्स में नहीं दिया हुआ होता है, मेटल कार्बोनाइल्स में जो बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और उनकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी जो कंपेयर करते हैं नीट में या जेई में, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को भी ठीक से समझने के लिए आपको पहले वाले सभी लेक्चर्स कंप्लीट करने चाहिए। पहले वाले लेक्चर्स को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे जाइए या फिर इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पे जाइए, वहाँ से आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। हम लोग शुरू कर लेते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। तो कब कहते हैं कंपाउंड को कि ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड तब कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन और ऐसा कोई कंपाउंड जहां पर कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड हो, कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड हो, तो उसको हम ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहते हैं। अच्छा, समटाइम्स few मेटलॉइड्स, जो कुछ मेटलॉइड्स हैं, आर ऑल्सो कंसीडर्ड। मतलब मेटल की जगह क्या करेंगे, मेटलॉइड्स को भी ले लिया जाता है। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इसके अलावा सिलिकॉन जर्मेनियम के अलावा आर्सेनिक है, बोरॉन है और टेलुरियम है। इनको भी कंसीडर किया जाता है। अगर इनके और कार्बन के बीच में बॉन्ड है तब भी हम कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कहेंगे। सबसे खास बात है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स आर कंप्लीटली एब्सेंट इन नेचर। मतलब ये नेचुरल कंपाउंड्स नहीं है, नेचर में नहीं पाए जाते हैं, इनको हम बना ही सकते हैं। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या हैं? आप इनकी डेफिनेशन में यही लिखोगे, कंपाउंड्स हैविंग कार्बन मेटल बॉन्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल्स तो हम लोग पढ़ेंगे ही बहुत सारे। फ्यू मेटलॉइड्स आर ऑल्सो टेकन इन दिस कैटेगरी या विद मेटल। इसके अलावा जो हमें दूसरा टॉपिक यहां पर पढ़ना है वो है, सबसे मेन जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। शॉर्ट में इसको जनरली ओएमसी ही कहा जाता है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। तो क्लासिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स का। तो एक तो होते हैं बेटा जी सिग्मा बॉन्डेड, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा होता है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे कि आप ले लीजिए C2H5 होल थ्राइस L, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम है, या C2H5 होल ट्वाइस Zn, ये डाई इथाइल जिंक है। ये सिग्मा बॉन्डेड के एग्जाम्पल्स होते हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं, टेट्रा इथाइल लेड, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, C2H5 होल 4 Pb, ये होता है टेट्रा इथाइल लेड। इसको जनरली बोलते हैं TeL। इसका एक्चुअली एक यूज होता है, जो फ्यूल खराब होता है तो उसकी वजह से एक नॉकिंग प्रॉपर्टी जनरेट होती है जब इंजन फ्यूल को कंज्यूम करता है, इंजन स्टार्ट होता है उस टाइम पे, मतलब चल रहा होता है इंजन। तो ये टेट्रा इथाइल लेड जो होता है ये उसमें यूज किया जाता है एज एंटी नॉकिंग एजेंट। तो इसको याद रखिएगा। और सबसे खास बात है, जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में, एक तो मेटल कार्बोनाइल्स की स्टेबिलिटी से आते हैं और दूसरा आते हैं इनके एप्लीकेशंस से। तो एप्लीकेशन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सिग्मा बॉन्डेड में कुछ भी ऐसा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे होते हैं बेटा जी पाई बॉन्डेड। देखो पाई बॉन्डेड में थोड़ा सा आप एबनॉर्मल फील करोगे यहाँ पे। इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है KPtCl3 और ये है C2H4, इथाइलिन है एक बार,
इसका एक नाम यहां से आएगा, ये के होगा, इसका नाम होता है ZEI SE', जीज सॉल्ट। देखिएगा जो जीज सॉल्ट होता है ये पाई बॉन्डेड क्यों बोला जाता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, दिख जाएगा शायद, यहां पे थोड़ा छोटा करके ही बनाएंगे। ये होता है पीटी के साथ ये 3 तो अटैच होते हैं। नेक्स्ट यहां पे बना लेते हैं 3, तो ये है पीटी के साथ जो 3 बार अटैचमेंट होता है, ये 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो Cl के साथ बनेंगे। ये Cl हो गया, Cl, और ये यहां पर है Cl। जो एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये बेटा जो इथीन है मॉलिक्यूल, इसके ये जो पाई मॉलिक्यूल के अंदर जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसके साथ ओवरलैप करते हैं। इसीलिए तो इसका जो फार्मूला दिखाया जाता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है के, मैंने आपको ये नॉमेनक्लेचर में पढ़ाया भी है, PtCl3 और eta2C2H4 ऐसे करके दिखाते हैं। eta2 का मतलब होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ कोऑर्डिनेट किए वो कितने कार्बन के पास थे, तो वो 2 कार्बन के पास थे। और इसके एग्जांपल्स आप देख लीजिए, फेरोसीन इसका वेल नोन एग्जांपल है। फेरोसीन ये होता है FeC5H5 होल ट्वाइस, ये मैंने आपको IUPAC नेमिंग में पढ़ाया था। ये होता है साइक्लोपेंटाडाइइनाइल आयन, एनाइन होता है बेसिकली। तो यहाँ पे जो आयरन है ये सेंट्रल मेटल, और ये एक लिगेंड होता है इस तरीके से। इसमें ये 5 कार्बन होते हैं और 5 कार्बन के 2 पाई बॉन्ड होते हैं, वो डीलोकलाइज होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जब ये कोऑर्डिनेट करते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐसे ही आएगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल जब आएगा तो इसको हमने यहां से ले लिया ऐसे करके, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे ये गए, इसका सैंडविच स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पे जब हम दिखाते हैं इसको तो ऐसे दिखाया जाता है eta5C5H5 और इसका ये होल ट्वाइस। तो यहां पर एक्चुअली ना जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 कार्बन के होते हैं जो इसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस तरीके से और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल आप चाहें तो यहां ले सकते हैं, क्रोमियम है और C6H6 ये 2 बार है। बेटा जी अगर हमें यहां पर ईटा दिखाना पड़े तो ईटा 6 आएगा, क्योंकि जो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 कार्बन के होते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स हमने आपको बताया, ये जीज सॉल्ट है, बहुत फेमस है, बहुत कॉमन है। फेरोसीन है, ये भी बहुत कॉमन है। ये पाई बॉन्डेड होते हैं। तो तीसरे यहां पर होते हैं सिग्मा पाई बॉन्डेड। तो तीसरा जो है, तीसरे में आप लिखोगे सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, मतलब दोनों ही बॉन्ड्स होंगे। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड का जो एग्जाम्पल है वो है मेटल कार्बोनाइल्स, और मेटल कार्बोनाइल्स को हम बिल्कुल अलग से पढ़ने वाले हैं। मेटल कार्बोनाइल्स में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है ये हम अभी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में अभी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जहां कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होता है। मेटल की जगह ये कुछ मेटेलॉइड्स भी लिए जा सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में सिग्मा बॉन्डेड हैं, पाई बॉन्डेड हैं, और तीसरे हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड का एग्जांपल है मेटल कार्बोनाइल्स, और मेटल कार्बोनाइल्स मैं आपको अभी पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो अगली जो हेडिंग हमारी होगी वो क्लासिफिकेशन तो हो गया, अगली हेडिंग होगी बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। तो इसको रब करते हैं और हम बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे मेटल कार्बोनाइल्स में। तो बेटा अगर हम मेटल कार्बोनाइल्स में बॉन्डिंग की बात करें तो वहां पर जो लिगेंड होगा वो CO होगा, कार्बोनाइल होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पहले बात कर लेते हैं। इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं जाके, कार्बन में 6 होंगे और ऑक्सीजन में होंगे 8, तो ये 14 बनते हैं। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल का आपको करना आता होगा। ये 11th क्लास की बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया जाता है। 14 का सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, फिर आएगा सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद बेटा यहां पर आएगा
सिग्मा 2s2 के बाद सिग्मा 2pz। यहां पर ये कार्बोनाइल है, तो कार्बोनाइल है तो पहले यहां पर आएगा पाई 2px और पाई 2py, ये दो इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएंगे। फिर आएगा सिग्मा 2pz, ये दो हो जाएंगे। ये सब बॉन्डिंग है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8 10 12 और 14, यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो चुके हैं। इसके बाद जो हम खाली ऑर्बिटल हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। पाई 2px पाई 2py, इनकी एनर्जी बराबर होती है इसलिए पैरेलली लिख दिए जाते हैं। इसके आगे का है ये पोर्शन, ये एंटी बॉन्डिंग, ये खाली होते हैं, ये 0 0 वाले हैं। और फिर लास्ट में आएगा सिग्मा 2pz, ये एंटी बॉन्डिंग होगा। ये भी कैसा है? ये 0 इलेक्ट्रॉन वाला है, तो ये खाली है। अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो आपको पता होगा बॉन्ड ऑर्डर होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2 के बराबर। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 4 6 8 10 हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 अपॉन 2 करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 3। मतलब C और O के बीच में जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब आप समझिए मेटल कार्बोनाइल्स में बॉन्डिंग कैसे होती है। हम लोग जानते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। जो लिगेंड्स होते हैं वो डोनर की तरह काम करते हैं और मेटल एक्सेप्टर की तरह काम करता है। तो ये मेटल हमने ले लिया इस तरीके से, ये मेटल है और हमने क्या किया, इसका ये एक खाली ऑर्बिटल दिखा दिया इस तरीके से, और ये हमने लिया CO, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां पर दिखाया CO के बीच में, और ये हमने पहली ओवरलैपिंग दिखा दी। ये ओवरलैपिंग कहां से होगी? इसका जो इधर की तरफ हमने दिखाई, ऐसे इधर की तरफ, मतलब यहां पर डोनर कौन है? ये CO स्पीसीज है, C नहीं, CO पूरा का पूरा डोनर माना जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं वो एटम के नहीं होते, वो मॉलिक्यूल के होते हैं। ये जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं आप इनको मान के चल सकते हो, सिग्मा 2pz के इलेक्ट्रॉन्स को मान के चल सकते हो। ये जो भरा हुआ ऑर्बिटल होता है ये मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, और ये जो यहां पर बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा होता है। आपको पता है कि लिगेंड का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड स्टेबल होगा, और ये वेल नोन है कि CO के अंदर बेसिक कैरेक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। CO बहुत खराब बेस होता है, बेस होता ही नहीं है, एसिड्स के साथ कहीं रिएक्ट ही नहीं करता है CO को तो हम न्यूट्रल मान के चलते हैं। तो जब ये बेस है ही नहीं अच्छा, तो इसके अंदर ये डोनेशन की पावर कैसे आई? या डोनेशन की पावर भी छोड़ दो, मेटल कार्बोनाइल्स इतने ज्यादा स्टेबल कैसे हो गए? बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं मेटल कार्बोनाइल्स, और खराब लिगेंड है, मतलब डोनेट कर नहीं सकता अच्छे से क्योंकि बेसिक कैरेक्टर है नहीं, उसके बाद भी ये इतने स्टेबल क्यों है? ये बॉन्ड इतना स्टेबल क्यों है? बॉन्ड ये स्टेबल नहीं होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये बहुत वीक होता है। अब ये बॉन्ड फिर ओवरऑल मेटल और जो CO के बीच बॉन्ड है वो तो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन ये सिग्मा बॉन्ड बहुत वीक होता है। अब क्या होता है? अब ये जो इसके खाली ऑर्बिटल्स हम यहां पर दिखा रहे हैं ऐसे करके, और इसका जो है वो भरे हुए d ऑर्बिटल्स दिखा रहे हैं मेटल के, 4 लोग हमने ले लिए, ये भरा हुआ d ऑर्बिटल है। ये सेकेंड ओवरलैपिंग होती है, वो ये भरे हुए मेटल के जो ऑर्बिटल होते हैं वो इसकी तरफ होती है ऐसे करके, और ये जो बॉन्ड सेकेंड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड, कौन सा बॉन्ड बोला जाता है? ये पाई बॉन्ड होता है। इस तरीके से यहां पर बॉन्डिंग होती है। तो पहला बॉन्ड जो सिग्मा बनेगा दैट इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ कौन? CO, and second overlapping takes place between filled d orbital of metal and empty orbital of CO to form pi bond। अब क्या होता है? इस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन से जो ओवरऑल मेटल और CO के बीच जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड स्टेबल नहीं था, लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता तो ये पाई बॉन्ड भी नहीं बनता। तो सिग्मा बॉन्ड की वजह से पाई बॉन्ड बना, और पाई बॉन्ड बनने के बाद अब ओवरऑल बॉन्ड कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। तो देखा जाए तो दोनों ने ही एक दूसरे को सपोर्ट किया, दोनों ने ही एक दूसरे को सस्टेन करना सिखाया या सस्टेन करने की एबिलिटी दी। दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट, SYNERGIC। इसको हम सिनर्जिक इफेक्ट करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं जो, तो इसको हम कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है इसको हम लोग बैक बॉन्ड भी कहते हैं। इसी की वजह से क्या होता है? मेटल और कार्बोनाइल के बीच में जो ओवरऑल बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो पहले तो हम ये सब लिखेंगे,
कि बॉन्डिंग में होता क्या क्या है। उसके बाद हम ये लिखेंगे कि अगर हमारे पास कई मेटल के कार्बोनाइल्स हैं और उनकी स्टेबिलिटी को अगर हमें कंपेयर करना पड़े तो हम क्या करेंगे। अभी इस वाले बॉन्ड का इस पे क्या इफेक्ट हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहले आप लिखिएगा बॉन्डिंग में, ये आप कॉपी कर लीजिएगा, फिर लिखिएगा इन मेटल बॉन्ड CO, ऐसे दिखा दो, या मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग। इन मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग फर्स्ट ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ CO, पूरा लिखा जाएगा C नहीं, फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ CO टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। फुल स्टॉप के बाद दिस सिग्मा बॉन्ड इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू वेरी वीक बेसिक कैरेक्टर ऑफ CO। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, फुल स्टॉप लगा दें। सेकेंड ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस बिटवीन फिल्ड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल एंड एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ CO टू फॉर्म पाई बॉन्ड, ब्रैकेट में बैक बॉन्ड, टू फॉर्म पाई बॉन्ड, या ब्रैकेट में इसको हम क्या कहते हैं, बैक बॉन्ड। फिर लिखें फुल स्टॉप के बाद ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड ओवरऑल बॉन्ड बिटवीन मेटल, ओवरऑल बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनाइल बिकम्स हाईली स्टेबल। ओवरऑल बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बोनाइल, मेटल एंड CO बिकम्स हाईली स्टेबल। तो लिखें फुल स्टॉप के बाद ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड गिव्स द बेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड ओवरऑल बॉन्डिंग बिकम्स स्टेबल। दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। एक दूसरे को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देना, स्ट्रेंथन्स ईच अदर, ऐसे बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक इफेक्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। यहां पे लिख रहे हैं पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। बेटा लिगेंड तो है क्योंकि इसने लोन पेयर को दिया, लेकिन पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी तो कर लिया। दैट्स वाई इनको हम क्या कहते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। और भी लिगेंड्स होते हैं ऐसे जो पाई बॉन्ड के थ्रू क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे लिगेंड्स को हम पाई एक्सेप्टर्स लिगेंड्स या पाई एसिड लिगेंड्स भी कहते हैं। मतलब एसिडिक कैरेक्टर भी शो कर रहे हैं क्योंकि लोन पेयर को ले रहे हैं। ये हो गई बात, ध्यान दीजिएगा। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, या यूं कहिए ये पाई बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और पाई बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, मेटल और CO के बीच जो ओवरऑल बॉन्ड है जिसमें सिग्मा और पाई दोनों शामिल किए गए हैं, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो अगर 2-3 कार्बोनाइल्स आपको दिए गए और आपसे कहा गया बताइए कि कौन सा मेटल कार्बोनाइल ज्यादा स्टेबल है या कहां पर पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है। मतलब अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की है तो कम से कम होनी चाहिए, और अगर नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कैसी हो, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो ध्यान रखें, हम जो मेटल कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी देखते हैं वो पाई बॉन्ड से देखते हैं, और पाई बॉन्ड तब ज्यादा स्टेबल होता है जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। और ध्यान दीजिएगा बेटा, है क्या, इस पाई बॉन्ड के बनने से क्या होता है, ये वाला बॉन्ड कमजोर पड़ता है जो C और O के बीच है। तो जो C और O के बीच बॉन्ड है, जो ट्रिपल बॉन्ड है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, वो बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम होने लगता है, 3 से कम हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 और 3 के बीच आ जाता है, मतलब बॉन्ड कमजोर हो जाता है। ये वाला बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये पाई वाला, C और O के बीच का जो बॉन्ड है उतना ही कमजोर होगा, यानी उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन वहां से भी पूछे जा सकते हैं कि बताइए C और O के बीच जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर कहां पर हाईएस्ट है। तो आप यहीं से चेक करेंगे कि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे ज्यादा होगी,
पाई बॉन्ड वहां पे उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगा, और पाई बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा, यानी इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कम हो जाएगा इस तरीके से। तो नई लाइन से लिखिएगा, ये एक नोट डाल के आप लिखिएगा। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये एकेडमिक्स में नहीं पूछे जाते हैं, ये केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं। तो लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, फुल स्टॉप के बाद मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड एंड मोर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड CO, और मोर द स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनाइल। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, पाई बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। पाई बॉन्ड स्टेबल होगा तो मेटल और CO के बीच जो ओवरऑल बॉन्ड है वो भी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, यानी मेटल कार्बोनाइल कैसा होगा, स्टेबल होगा। तो एक नोट तो ये हो गया। दूसरा नोट लिखिएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड C बॉन्ड O, इस तरीके से दिखा दें, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे दिखाया जाता है, C बॉन्ड O becomes weak, comma, its bond order decreases, its bond order decreases, फुल स्टॉप के बाद more the stability of pi bond, less the stability of C bond O, और less the bond order of C bond O। देखो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये था, इसमें मैं सारी चीजें, क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो आपको समझाना है वो मैं यहां पर समझा रहा हूं। ये 3 मेटल कार्बोनाइल लिए गए, एक ये है, ये हमने फर्स्ट मान लिया, सेकंड है CO4, ये 4 बाहर आएगा, और यहां पे चार्ज है -1, और तीसरा है FeCO4, और यहां पर जो चार्ज है वो -2 है। वही सारी चीजें आपको कंपेयर करनी है, स्टेबिलिटी वगैरह। तो ध्यान देना, यहां पर हम ले रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। तो यहां पर निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगी, यहां पर कोबाल्ट की -1 आएगी, यहां पर आयरन की -2 आएगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है मेटल के पास, इस वाले केस में देखना। तो स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड की स्टेबिलिटी, या यही चीज क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल बॉन्ड CO, या यही चीज क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनाइल, मेटल बॉन्ड CO है। इसको आप सिग्मा ना समझें, ये तो एक जनरल है, ओवरऑल बॉन्ड दिखाया गया है। ये तीनों ही चीजें कहां ज्यादा होंगी, स्टेबिलिटी ऑफ पाई बॉन्ड तब ज्यादा होती है जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। तो तीसरे वाले केस में फिर ये दूसरा आएगा, फिर क्या आएगा, पहला। अच्छा, यहीं पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लें बॉन्ड ऑर्डर ऑफ C बॉन्ड O, तो C ऑफ C बॉन्ड O, C और O के बीच जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कहां होगा, ये पाई बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम हो जाएगा C बॉन्ड O का, 3 से 2 और 2 से 1। ये बेटा जी आपके आंसर्स होंगे इसके। तो ये मेटल कार्बोनाइल्स में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब ये चैप्टर हमारी तरफ से पूरी तरीके से खत्म हो गया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें एक चीज मैंने पहले भी आपको बोला होगा जो आपको खुद करनी है, वो है एप्लीकेशंस ऑफ, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, दूसरा मेटल कार्बोनाइल्स भी होते हैं। टोटली याद करने वाला है, मैं अगर यहाँ पे आपको कराऊंगा तो डिक्टेट ही करूंगा आपको। तो
ये चैप्टर आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो एक दिन के बाद आएगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले हम उसमें प्लान करके आपको बताएंगे कैसे आपको पढ़नी है, सो दैट आप बोर ना हो, आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग बनी रहे, आपको मज़ा आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और प्लानिंग के बाद हम फिर उसी दिन से लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। इसका पहला दूसरा जो भी पहला लेक्चर ले लेंगे, एक लेक्चर ही आ पाएगा उस दिन, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा प्रमोट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत ज़रूरत है इसकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।